ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। इसको क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट होता है फाइनल वो एक वेक्टर आता है। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। तो ये देखो मैंने एक परपेंडिकुलर प्लेन में एन कैप दिखाया है, तो ये ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा, और इसका डायरेक्शन हम राइट हैंड कर्ल रूल से निकालते हैं। मतलब ए टू बी अगर तुम रोटेट करोगे तो तुम्हें थंब के डायरेक्शन से, ए टू बी रोटेट करोगे तो थंब के डायरेक्शन से तुम्हें क्या मिल रहा होगा? एन कैप का डायरेक्शन मिल रहा होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर ए क्रॉस बी करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, और अगर हम बी क्रॉस ए करेंगे तो ये नीचे जाएगा, उल्टा जाएगा। बी क्रॉस ए करेंगे तो ऐसे करेंगे। तो इसलिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी इक्वल नहीं होते हैं, बल्कि क्या होता है? ए क्रॉस बी कैन बी रिटन एज माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ये, ए क्रॉस बी प्लस सी लिखोगे तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी लिखा जा सकता है, बट एसोसिएटिव नहीं होता है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ोगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि एसोसिएटिव नहीं होता है। ये वाला वेक्टर बी और सी के प्लेन में आता है, जबकि ये वाला वेक्टर ए और बी के प्लेन में आता है, तो इसलिए एसोसिएटिव नहीं होता। ये बेसिक प्रॉपर्टी थी जो बहुत आराम से समझ में आ गई होगी आपको। मैं इन प्रॉपर्टीज़ को इसलिए हटा देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, बस ये वाली प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज़ होती है। अब इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। इस फॉर्मूले में अगर मैं दोनों साइड मॉड लूंगा तो मॉड ऑफ एन कैप 1 बन जाएगा। तो यहाँ से मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का वैल्यू आ रहा होगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ठीक है, और उसी से अगर मैं साइन थीटा कैलकुलेट करूंगा तो इट विल बी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो कभी कभी जब साइन थीटा कैलकुलेट करना होता है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लेंदी फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी का, इसलिए हम जनरली इसको अवॉइड करते हैं। एन कैप अगर फाइंड करना होगा तो सिंपल सी बात है कि वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड कर दो। प्लस माइनस मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि एन कैप ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो ऊपर भी हो सकता है और वो नीचे भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस लगा दिया है। इफ ए इज पैरेलल टू बी देन डेफिनेटली ए क्रॉस बी शुड बी 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा 0 हो जाएगा, पैरेलल के केस में साइन थीटा 0 हो जाएगा। और अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है कि ए क्रॉस बी इज 0 देन ईदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 और ए पैरेलल टू बी, ऐसा हो सकता है। तो जब भी पैरेलल वेक्टर होते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाता है, जैसे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सब 0 हो जाएंगे। और 90 डिग्री के केस में तो तुम्हें पता है x टू y जाओगे तो z के डायरेक्शन में आ जाओगे, यानी आई क्रॉस जे करोगे तो k, जे क्रॉस के करोगे तो i, के क्रॉस आई करोगे तो जे आ रहा होगा, और उसका रिवर्स करोगे तो माइनस साइन आने लगेगा। इसको हम साइक्लिक ऑर्डर से भी लर्न कर सकते हैं कि आई क्रॉस जे करेंगे तो के, जे क्रॉस के करेंगे तो आई, और के क्रॉस आई करेंगे तो जे, और अगर उल्टा जाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हमने एक जनरल फॉर्मूला बनाया, हमने दो वेक्टर लिए। एक वेक्टर है ए दैट इज a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और दूसरा वेक्टर है b दैट इज b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। तो जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो डिटर्मिनेंट बन जाएगी आई जे के में। कैलकुलेशन तुम यहाँ से भी इन दोनों को यूज़ करके भी कर सकते हो, बट फाइनली वही कैलकुलेशन आएगा जो डिटर्मिनेंट में यूज़ हो रहा है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थे कि ए क्रॉस बी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, जिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या होती है लैग्रेंजेस आइडेंटिटी? ये कुछ ऐसा होता है कि ए क्रॉस बी होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, इस पर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, और इसको प्रूफ करना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, क्योंकि जब तुम लेफ्ट हैंड साइड से जाओगे तो ए क्रॉस बी होल स्क्वायर लिखने का मतलब है कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर लिख रहे हो। दैट कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब मल्टीप्लाई करके ओपन करोगे, ये स्क्वायर था यार यहाँ पे, तो इट विल बी मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो डिराइव, और ये ए डॉट बी होल स्क्वायर है। डिराइव करना उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इस पर क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं, जिसमें वो क्या करेगा, कोई 2-3 वैल्यूज़ दे देगा और एक वैल्यू पूछ रहा होगा, तो तुम्हें ये याद रखना चाहिए। इसके बाद कभी कभी बोलते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो जो ए क्रॉस बी होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे? क्योंकि हमें ये पता है कि ये सपोज मैंने ए ले लिया और ये मैंने बी ले लिया,
तो सिंपल सी बात है कि ये हो जाएगा मॉड ए, ये हो जाएगा मॉड बी, ये अगर थीटा है इनके बीच का डिस्टेंस ये मॉड बी साइन थीटा दिख रहा है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना आता है एक्चुअल में, तो आता है वो मॉड ए इंटू मॉड बी, क्योंकि बेस इंटू हाइट ऐसा होता है। तो अगर यहाँ से देखोगे तो मॉड ए इंटू मॉड बी साइन थीटा आ रहा है। सिर्फ अगर हम एरिया देख रहे होंगे तो ये आएगा, लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ये ए क्रॉस बी से तुम्हें डायरेक्शन भी दिखाएगा। तो ए क्रॉस बी क्या देख रहा होगा, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या दे रहा होगा, ये तुम्हें देगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are along the vector a and b। ये हो सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर मैं ऐसे ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए बोलूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि पैरेललोग्राम के एरिया को हाफ कर दो। तो अगर तुम हाफ ऑफ ए क्रॉस बी करोगे तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल। वेक्टर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ए क्रॉस बी है और उसका डायरेक्शन भी है, ठीक है। वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर अलोंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और अगर मैं ऐसा कर दूंगा कि 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये हो जाएगा ओनली एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। और यहाँ से हम कई सारे कुछ क्वेश्चन जैसे बना सकते हैं इसी पे बेस्ड।